हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। ये आज के हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको तीन डेरिवेशन मेन बताए थे इस पहले चैप्टर के अंदर कि ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से ये पहला है और 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर या अक्षीय बिंदु या अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, यानी कि हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वो कहाँ करना है? एट एक्सिस या एट एक्सियल लाइन। नेक्स्ट डेरिवेशन जो आएगा वो आएगा कि हम लोगों को ये वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है? निरक्ष पर। जो अगला डेरिवेशन आएगा उसमें हम करेंगे निरक्ष पर, मीन्स इक्वेटोरियल पर। कहां पर करेंगे बच्चों? इक्वेटोरियल के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें मैं स्टार लगा देता हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक है ये, ठीक है। 4 नंबर का पहला डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हो आप इस चैप्टर का। कल भी हमने वैसे एक डेरिवेशन पढ़ा था, लेकिन वो छोटा सा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि उसको भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाओ उसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चित्र में बना देता हूं, डायग्राम में बना देता हूं। लैंग्वेज जो बनेगी डायग्राम की, चित्र की जो भाषा होगी, वो मैं 2-3 बार यही वीडियो में बोल दूंगा ताकि आप वीडियो देख के लैंग्वेज लिखें। एक चीज ध्यान रखना, अगर डेरिवेशन में भाषा नहीं लिखते हो आप लोग, अगर डेरिवेशन में लैंग्वेज नहीं लिखते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पेज पे भाषा लिखूंगा ना बच्चों, तो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, वीडियो बेवजह लंबा हो जाएगा। आई बात सबको समझ में? तो चलिए सब लोग रफ कॉपी में हेडिंग लगाइए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस। तो देखिए इंदर इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को एक विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा, मीन्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। और आज ये सिर्फ एक ही वीडियो आएगा बच्चों, उस 11th चैप्टर का वीडियो आज नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th चैप्टर नहीं पढ़े। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज आपको रफ कॉपी के अंदर मैं काम दे रहा हूं। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो डायग्राम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है, वो आपको बोर्ड वाली किताब से, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला बोर्ड वाली बुक से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम 10 बार 20 बार बनाओगे ना, जब एक बार बनेगा, कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जब जाके बनेगा। तो आज का आपका उसका वीडियो मैंने रोक रखा है, वैसे बना दिया है वीडियो तो मैंने, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करोगे ना और आप मुझे बता देना कि हाँ सर ये मैं, और रफ कॉपी में जो आपने 10 बार फेयर डायग्राम बनाओ, 5 बार 10 बार, जितनी बार आपको सही लगे, एकदम नाप के बराबर मेजरमेंट करके फेयर डायग्राम, रफ कॉपी में फेयर डायग्राम बना के आप मुझे सेंड कर देना, तो मैं आप लोगों को उस चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक सारे बच्चे, सुन लेना, जब तक सारे बच्चे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 4-5 बार प्रैक्टिस करके, जब आपसे अच्छा बन जाए, कोई जरूरी नहीं 10 बार बनाना, जब आपसे अच्छा बन जाए उस समय आप बना के मुझे सेंड कर देंगे, तो ही मैं 11th चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि वो डायग्राम बच्चों देखने से आपको नहीं बनेगा। अब कोई बोलेगा सर आप एक बार सिखा दो, तो बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप खुद बनाओगे। इससे होगा ये कि 50% तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा डायग्राम, क्या रहे हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैं एक ही वीडियो में खींच के उसको कंप्लीट कर दूंगा, डायग्राम, डेरिवेशन और केस। आगे बात सबको समझ में? तो आज चैप्टर नंबर 11th का आपका होमवर्क है 1-1.5 घंटा डायग्राम बनाना बच्चों। मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है, पहली बार में हरगिज नहीं बनेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। पहली बार में वो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरी बार में गड़बड़ होगा, धीरे धीरे आपको दिमाग लगेगा अब क्या करूं, अब क्या करूं। आगे बात समझ में? और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जब तक सारे बच्चे मुझे वो डायग्राम सेंड नहीं करेंगे ग्रुप के अंदर, तब तक मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना उस चैप्टर को। ये कंडीशन है मेरी, और ये सब मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसका डायग्राम पहली बार में नहीं बनेगा, मुझे पता है, 11 साल हो गए बच्चों उसको मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज में आपको बड़ा मजा आया होगा, उसकी लैंग्वेज जो कल मैंने आपको याद करवाई थी, कह रहा सर किताब की एज इट इज लैंग्वेज याद हो गई, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस। अगर आपको प्रश्न संख्या 28 के अंदर अक्ष दिख गया, एक्सिस दिख गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख गया, विद्युत द्विध्रुव दिख गया और इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये डेरिवेशन छपेगा। प्रश्न पहचानना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव हमको बनाना है, यानी कि एक
इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको सबसे पहले बनाना है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, लाइनें तो बना लेता हूँ मार्कर से और नाम लिख देता हूँ पेन से। उससे होगा क्या कि डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो है 2a। कितनी है? 2a। और ये विद्युत द्विध्रुव जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो है AB। क्या है? AB। साथ साथ में बनाते रहे आप मेरे। अब हमको इसका मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मैंने जो ये बनाया वो 14 सेंटीमीटर का बनाया है, आप लोग अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग बना लेना। तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आएगा। तो यहाँ जो इसका मिड पॉइंट आया है, यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट आया है, मध्य बिंदु, उसको मैंने नाम दे दिया O। तो जब मुझे बताइए कुल दूरी 2a है, टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a, क्योंकि आधी दूरी है, और ये दूरी भी हो जाएगी a। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, हर चीज का ध्यान रखना। मैंने ये गोले में क्यों लगाया, गोला क्यों लगाया यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू पे, पता है आपको? क्योंकि ये बिंदु आवेश है और स्थिर है, यानी कि ये पॉइंट चार्जेज है और स्टैटिक है, रुके हुए, यानी हर चीज का रूल है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करता हूँ, समझ गए? अब एक चीज ये ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर 3 दिशाएं आएगी। इस डायग्राम के अंदर कितनी डायरेक्शंस आएगी? वेक्टर की 3 दिशाएं आएगी, याद रखना है। 3 डायरेक्शंस। तो आप लोग इसकी हेडिंग लगाओ तो ब्रैकेट में लिख लेना 3 डायरेक्शंस, ताकि आपको याद हो जाएगा कि अच्छा इसमें सदिश की 3 दिशाएं लगानी है, वेक्टर की 3 डायरेक्शंस लगानी है। वो कहाँ कहाँ क्या क्या लगानी है मैं भी बताता हूँ आपको। यहां तक आप लोगों ने बना लिया होगा। अब इसके मध्य बिंदु O से, कहां से? इसके मध्य बिंदु O से, मिड पॉइंट O से, यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है यहां पर हवा में, और ये है बिंदु अक्ष पर। मीन्स ये जो पॉइंट है वो एक्सिस पर है, इसी को बोलते हैं अक्ष। आ गई बात आपको समझ में? अब आपको क्या करना है, डायग्राम को गंदा नहीं करना है, इसलिए एक ही बार लाइन बनानी है। मैं तो यहाँ पे डबल बना देता हूँ, आपको एक ही बार बनानी है। और ये जो दूरी मैंने ली है, ये जो डिस्टेंस मैंने ली है P पॉइंट की, वो कहाँ से ली है? मिड पॉइंट O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको पता चल गया होगा कि हाँ सर ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये 90 डिग्री में, 90 डिग्री में ऊपर होता तो वो होता निरक्ष वाला, उसको हम कल पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल वाला। ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर जो मैंने कहा था 3 दिशाएं आएगी, 3 डायरेक्शंस आएगी, वो कहाँ कहाँ आएगी? तो आप लोग ध्यान रखना कि इस प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस प्लस के कारण जो इंटेंसिटी है वो हम ले रहे हैं E1, और इस माइनस के कारण जो इंटेंसिटी ले रहे हैं, माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं, वो ले रहे हैं E2। तो ध्यान रखना आप लोग, प्लस के कारण तो दिशा होती है बाहर की ओर, तो ये वेक्टर E1 स्केल से बनाना हो, ये लाइन को भी स्केल से बनाना सीधी, और माइनस के कारण होगी अंदर की तरफ। ये वेक्टर का रूल है, सदिश का नियम है कि प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी प्लस के कारण जो इंटेंसिटी होती है बाहर की तरफ होती है, माइनस के कारण अंदर की तरफ होती है। तीसरी दिशा आप सबको पता है वेक्टर P की, ये रही वेक्टर P जो हमने एक दिन पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो 3 जगह सदिश लगे कि नहीं लगे? 1 2 और 3 जगह वेक्टर लगे ना, 1 2 एंड 3। इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग लगा दी ब्रैकेट में कि भाई 3 दिशाएं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ 3 डायरेक्शन है। ध्यान रखना आप लोग, बहुत ध्यान रखना कि ये दूरी है 2a, ये a, और O से लेके P बिंदु की दूरी है R, ये वाली जो दूरी है वो है R। और प्लस के कारण जो इंटेंसिटी है, प्लस के कारण जो तीव्रता है वो बाहर की तरफ जा रही है E1, और माइनस के कारण जो तीव्रता है वो अंदर की तरफ है इंटेंसिटी। और ये वेक्टर P की डायरेक्शन तो माइनस क्यू से प्लस क्यू ही होती है। ये बन गया डायग्राम। एक बार मैं इसको जूम आउट कर दूं, वैसे जरूरत नहीं है, जूम आउट की बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है साली इसकी भाषा की, लैंग्वेज की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी भाषा। मैं बोलता हूं और आप लोग पहले सुनो, अभी लिखना नहीं है, पहले सुनो। देखो पप्पा क्या कह रहे हैं, देखो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो पप्पा ही कहते हैं मेरे को, इसलिए आपको सबसे पहले हिंदी में क्या लिखना है बताता हूं मैं। चित्रानुसार माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। चित्रानुसार माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। और ये जो कोने कोने है ना उनको गहरा कर दो, ये वाला कोना, ये मिड जो बिंदु है ना मिड पॉइंट, ये B और P तो ऑलरेडी गहरा ही है, ताकि थोड़ा डायग्राम अच्छा लगेगा।
ठीक है। चित्रानुसार माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित हैं। चित्रानुसार और कोई जरूरी नहीं आप ये कि ये भाषा लिखो, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना वो आप भाषा लिख सकते हो, 5-7 लाइन लिखनी है, लेकिन जो एग्जैक्ट है मैं बता देता हूं। चित्रानुसार माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित हैं। यदि इसका मध्य बिंदु O होगा तो AO बराबर OB बराबर A होगा। यहां तक भाषा। लेट अस कंसिडर दैट AB is an electric dipole. Let us consider that AB is an electric dipole in which -q and +q charge are placed at minimum distance 2a. Let us consider that AB is an electric dipole in which -q and +q charge is placed at minimum distance 2a. If its midpoint is O, then AO is equal to OB is equal to A small a. आई बात समझ में? यहां तक भाषा। अब सुनिए एक बार फिर से बोलता हूं और आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लेना अगर आपको लिखनी है तो, और लिखनी ही है, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है। चित्रानुसार माना कि ए बी, जो आपने डायग्राम बनाया वो लिखना है और कुछ नहीं है। चित्रानुसार माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित है। यदि O इसका मध्य बिंदु है तो AO बराबर OB बराबर A होगा। क्या हो गई भाषा इसकी? लेट अस कंसिडर दैट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच -q चार्ज एंड +q चार्ज इज प्लेस्ड या आर प्लेस्ड at minimum distance 2a. If its midpoint is O, then AO is equal to OB is equal to A. दोनों AA हो गई ना। अब आगे की भाषा सुनिए आप लोग। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मीन्स फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O at distance R there is a point P on axis where we have to find the intensity of electric field. यानी कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कहां स्थित है? अक्ष पर, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मीन्स फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O at distance R there is a point P where we have to find the intensity of electric field due to this electric dipole. ये हुई इसकी लैंग्वेज। अब इस +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ जा रही है, वो वेक्टर E1 है। यानी +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 है और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P की दिशा -q से +q की ओर है। मीन्स +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 है और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है और वेक्टर P की दिशा -q से +q है। हो गई भाषा पूरी। मीन्स the intensity of electric field due to +q charge is vector E1 and due to -q charge is vector E2 and direction of vector P is from -q to +q charge. ये हो गई इसकी लैंग्वेज। बढ़िया, आधा पेज भर जाएगा, आपके आधे से ज़्यादा ही भरेगा। अगर आपको फिर से लिखनी है तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देख लो, लिख लो। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ डेरिवेशन। चलिए भगवान का नाम लेके डेरिवेशन शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इस E1 का मान निकालना है, E2 का मान निकालना है और फिर सोल्व कर देना है। सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता means intensity of electric field due to +q charge at point P वो हो जाएगी E1। और डेरिवेशन में आपको सदिश नहीं लगाना है, वेक्टर नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल लगाएंगे हम लोग जब वो निरक्ष वाला करेंगे ना, इक्वेटोरियल वाला। 99% डेरिवेशन में, कभी भी चलते डेरिवेशन में सदिश वेक्टर
नहीं लगता है। चलिए अब ई का फॉर्मूला क्या है? ई का फॉर्मूला कल जो आया था वही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कल का जो लास्ट आंसर आया था ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही इसका फॉर्मूला है। तो के की जगह के, क्यू की जगह कितना चार्ज है भाई? प्लस क्यू। और डिस्टेंस, दूरी कौन सी है? प्लस क्यू की पी बिंदु से दूरी कौन सी है? तो वो है बी से लेके पी तक, ये वाली डिस्टेंस है बी से लेके पी तक। भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना, के की जगह के, क्यू की जगह प्लस क्यू अपॉन दूरी, दूरी यही तो आएगी। अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि बी पी लिखूं कि पी बी लिखूं? अब कोई बोलेगा सर दोनों सेम ही तो है, क्या टाइम पास कर रहे हो? तो भाई सुन लो, बी से लेके पी बाहर की तरफ डायरेक्शन जा रही है और पी से लेके बी अंदर की तरफ आ रही है। तो मुझे बताओ प्लस के क्यू के कारण बाहर तो जाएगी दिशा, तो हम लोगों को बी पी लिखना पड़ेगा, ना कि पी बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बी पी, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी, ऐसा नहीं ये आर ये रहा ना सर ये रख दो, नहीं, प्लस क्यू की पी बिंदु से दूरी कौन सी है वो मानी जाएगी। तो अब ब्रैकेट में आपको इसकी दिशा मेंशन करनी पड़ेगी कि किधर जा रहा है। तो ये जा रहा है बी से पी की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में बीपी दिशा में। ये ब्रैकेट में ये फॉर्मूला नहीं हो, ये तो हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ बीपी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 तो दे दी इसको, पहले इस बीपी का मान निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे यही निकालना है कि आगे निकालें? चलो यही निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। फिर इसको समीकरण 1 मत दो, ऐसा करो। बीपी का मान कितना है? बीपी का मान जो है वो कितना है? वो है आर माइनस ए। कैसे है? आइए चित्र में देखते हैं। चित्र को जूम करते हैं, डायग्राम को, और इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये सारी डिस्टेंस कैसे है। तो आप मेरे को ये बताइए, ये ओ से लेके पी तक कुल दूरी कितनी है भाई? ओ से लेके पी तक कुल डिस्टेंस है आर, देखो ये लिखी हुई है, ओ से लेके पी तक कुल दूरी है आर। और ओ से लेके बी तक कितनी है भाई? ए। तो इस पूरी में से ये वाली अगर माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? इस पूरी में से ये टुकड़ा माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो पूरे की वैल्यू आर, इसकी वैल्यू ए, तो आर में से ए गया तो बीपी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। वेरी गुड, शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों। तो बीपी का जो मान आ जाएगा, बीपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग इस माइनस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, यानी माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है? अब देखिए आप लोग, और अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है फिजिक्स का, अगर आप लोगों को फिजिक्स का यूट्यूब का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको 80-90 डेज में कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जिसने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो इस पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है? ये 2 नंबर हैं। बाकी जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है और डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और पूरा कोर्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, ये जो वीडियो है हमारा क्रैश कोर्स का वीडियो है, इसको मैं पब्लिक करने वाला हूँ ताकि इसको सब लोग देख सके। ओके, ताकि अगर किसी को पढ़ना है पूरा कोर्स तो वो इन नंबर्स पे संपर्क करे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस माइनस क्यू के कारण फाइंड कर रहे हैं। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो चलिए जल्दी से निकाल देते हैं। E की जगह क्या आ जाएगा भाई? E2। K की जगह K, आवेश कितना है चार्ज? माइनस क्यू, तो माइनस को आगे लगा दिया, अपॉन दूरी कितनी है, माइनस क्यू की P से दूरी कितनी है?
ए से लेके पी तक ये कुल दूरी है, तो मुझे बताइए ए पी लिखूं या पी ए लिखूं। अगेन सेम ड्रामा, ए पी लिखूं या पी ए लिखूं। कोई बोलेगा सर फिर टाइम पास, ये तो सेम है। तो सुन लो भाई, ए से पी बाहर की तरफ हो गया, पी से ए अंदर की तरफ हो गया, तो तुम्हारी बुआ ये देखो E2 की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो पी ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पी ए का स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको पी ए दिशा में, इन डायरेक्शन ऑफ पी ए। अब बात आती है यहाँ पे कि सर इस पी ए का मान कितना है, इस पी ए की वैल्यू कितनी है। तो आइए डायग्राम को बच्चों झूम करते हैं और करते हैं इसका पोस्टमार्टम। ये देखिए आप लोग, और जूम करते हैं साले को। हमारे पास में हाई क्वालिटी कैमरा है ना, इसका यूज कर लेते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा कि हमारे मोबाइल से कभी पढ़ाई भी हो सकती है? स्कूल वाले बच्चों ने तो जिंदगी में नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा। जो स्कूल में पढ़ते हैं पूरे राजस्थान के अंदर, कि सर हम मोबाइल से कभी पढ़ाई भी कर सकते हैं क्या? कभी नहीं सोचा होगा। तो ये जो भी माहौल चल रहा है बहुत अच्छा है बच्चों, और ये आने वाला भविष्य यही है पढ़ाई का। इसका फायदा भी है, आप मान लो इस टॉपिक को वापस पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। और मान लो कोई बच्चा सर मैं तो रात को 2 बजे पढ़ना चाहता हूँ, अब रात को 2 बजे कौन सी क्लास लगती है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये पी से लेके ए तक कुल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है आर। देखो ये रही आर, ये रही आर, देखो ये वाली। इस आर के अंदर ये वाला टुकड़ा ऐड हो जाएगा तो आ जाएगी ना टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक ए, यानी कि आर प्लस ए कितनी हो जाएगी? आर कितनी हो जाएगी वैल्यू? आर प्लस ए। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो E2 का वैल्यू जो आ गई -KQ अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आपको एक जादू दिखाता हूं। जादू ये है कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर मान लीजिए मेरे को इसको याद करना हो तो कैसे करूं? तो बेटा बहुत सिंपल है, ऊपर यहाँ पे देखो प्लस है, मतलब कुछ नहीं है तो प्लस ही है, तो नीचे आ गया माइनस, याद हो गया। और यहाँ ऊपर माइनस आ रहा है इसलिए नीचे आ गया प्लस। अब अधिकतर बच्चे खुश हो गए कि सर काश पहले ही बता देते, लपड़ा ही नहीं होता, इतना याद हो गया। तो ये तो याद करने की ट्रिक है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। चलिए यहां तक डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कुल तीव्रता ज्ञात करेंगे, टोटल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो कुल तीव्रता के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो इधर भाई, कुल के लिए क्या करते हैं मुझे एक बात बताओ। टोटल कभी भी कोई चीज टोटल फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते ही तो हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं? सदिश लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं, घटा देते हैं, तो गलत हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना। जिस डेरिवेशन को मैं जिस फॉर्मेट में करवाता हूँ वो बोर्ड का एकदम एग्जैक्ट सही पैटर्न है और उसी से ही करना है। यानी कि बिंदु P पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कुल कैसे ज्ञात करते हैं बताओ मुझे? क्या आपके पास 10 रुपए आज है, 5 रुपए कल थे, कुल कितने हो गए? 15 रुपए। टोटल जोड़ते हैं ना, तो E बराबर E1 प्लस E2, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, पीछे वाली समीकरणों से यहाँ पे मान रख देना है, समीकरण 1, 2 व 3 से बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो टोटल इंटेंसिटी E बराबर, ध्यान से देखते जाना अब कैलकुलेशन का मजा, कि E1 की वैल्यू KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूले वाला, फिर E2 की वैल्यू है -KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई बोलेगा सर यहाँ आपने ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ तो नहीं लगाया? तो बेटा यहाँ दो चिन्ह एक साथ आ गए प्लस माइनस, इसलिए लगाया भाई, मेरे को कोई शौक थोड़ी ना है। तो E बराबर, अब यहाँ पे एक और का चिन्ह लगेगा, और का चिन्ह यानी इसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब KQ कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर।
और जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो ये कंप्लीट करके मुझे चेक करवाएंगे, ये वाला डेरिवेशन रफ में करके, फेयर नोट्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से कंप्लीट करके और आप मुझे चेक करवाएंगे बच्चों, ठीक है? नहीं तो आपकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं, नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना। चलिए भाई, अब इसके आगे क्या होगा, ये और का चिन्ह है हो, यानी हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, के क्यू और अंदर आ गया एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, और एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही तो एलसीएम आएगा दोनों का, ये आ गया। अब इससे इसमें भाग दो, देखो आर माइनस ए का होल स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बचा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, इस बार ये प्लस वाला उठ गया, पीछे क्या बचा माइनस वाला, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे कैलकुलेशन। अब कोई सोचे सर नीचे वाले का होल स्क्वायर खोल दो, नहीं बेटा मेरे को क्वेश्चन छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है। के क्यू ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल देते हैं, नीचे वाले को लास्ट तक ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाले को लास्ट तक ऐसे ही रखेंगे। ऊपर होल स्क्वायर खुल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में यहाँ लगा रहा हूँ, देखना आप लोग, मजा आएगा आपको। E इज इक्वल टू के क्यू, अरे यही तो लगाना है सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस ये लिखा हुआ है, प्लस 2ab 2ra, फिर माइनस ये वाला। अब माइनस आते ही ब्रैकेट लगा लो, टेंशन खत्म। अंदर वाले का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया सबको समझ में? थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ क्या लिखा है, ये देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई बोलेगा सर बोल भी रहे हो लिख ए रहे हो, तो भाई ये ए का मतलब आर और बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, और ब्रैकेट माइनस आती ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यहाँ तो सच में मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, नहीं यहाँ ए स्क्वायर आएगा हो, ए स्क्वायर यानी ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो सबके चिन्ह बदल देगा, तो कैसे बदल देगा देखना इधर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। माइनस जब अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल देगा ना, तो आर स्क्वायर प्लस का था तो अब माइनस का हो गया, ए स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का हो गया, और 2ra माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, और अपॉन के अंदर ये आ गया हमारा एज इट इज जो चल रहा था आर माइनस। और इनको देखना मत, देख देख के सोल्व करना है आपको, मतलब अब मेरे साथ साथ में आपको समझना है और सोल्व करना है। खाली वीडियो देखने से ज़िंदगी में फिजिक्स नहीं आएगी। फिजिक्स के अंदर आपको जो योगा होता है ना, योग जो हम करते हैं, जो बाबा लोग सिखाते हैं योग, वो और फिजिक्स के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये करने से होते हैं, ठीक है, देखने से नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर भी कट गया, पीछे जो बचा उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, के क्यू। अंदर देखो 2ra प्लस 2ra, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4ra हो गए, कितने हो गए 4ra अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये एज इट इज मैंने लिख दिया, ऊपर 2ra 4r आ गया, बाकी पूरा सेम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, इस 4 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2। तो देखना इधर मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो मेरा स्टेप आया था उसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि आंसर क्या आया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम हो गया कैमरा, रुको जूम आउट करता हूँ इसको मैं, हाँ अब ठीक है। अभी तक जो डेरिवेशन का आंसर आया था वो ये आया था, ये रहा आपके सामने, के क्यू 4ra अपॉन वाला एज इट इज। तो मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ, बाकी पूरा सेम टू सेम। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, के क्यू, और उस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और पीछे RA अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आपके स्कूल में जब इसको पढ़ाया होगा तब यहाँ नीचे होल स्क्वायर खोल के बेवजह कंफ्यूज करके और अटका दिया होगा, मतलब थोड़ा हार्ड हो गया होगा। इसको पढ़ा रहने तो क्या दिक्कत है, अभी लास्ट में उड़ा दूंगा, देखना इसको
कुछ लोग होते हैं यहाँ दूरी 2a की जगह, अब आपको एक चीज़ पता चली होगी कि मैंने स्टार्टिंग से दूरी 2a क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में जाके मुझे इसको आधा आधा करना है a। अब कुछ लोग यहाँ a दूरी लेते हैं या d दूरी लेते हैं, तो फिर उनकी मैं कुछ अभी गालियाँ बोलना शुरू करूँगा। यहाँ पे d/2 हो जाता है। अब बच्चा यहाँ पे d/2 आधे अधूरे लंगड़े d/2 को लेके घूमता रहता है पूरे डेरिवेशन में, और उसके खानदान में डेरिवेशन नहीं हो पाता कि सर मेरे को तो भूल गया मैं तो, नहीं तो लपड़ा ही खत्म। जब मुझे पता है डिस्टेंस को हाफ करना है तो मैंने पहले 2a ले ली, ताकि 2a का आधा कितना हुआ a, तो कैलकुलेशन इजी पड़ गई। तो E बराबर, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता है P बराबर क्या होता है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2aq। कितना होता है 2aq। तो ये 2, ये a और ये रहा q, ये रहा 2, ये रहा a, ये रहा q, उसकी जगह क्या आ जाएगा p। पीछे क्या बचा, ये 1 2 तो बच गया ना बेचारा, ये k भी बच गया, ये 2 बच गया, ये k बच गया, एक r भी बच गया देखो, और बाकी जो ये 2aq था वो क्या बन गया, p बन गया। अपॉन वाला एज इट इज लिख दिया। चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से स्टेप देख सकते हैं, मैं ही बता देता हूँ। देखो 2aq उसकी जगह p, बाकी पूरा एज इट इज सेम ही तो लिखा है मैंने। आई बात समझ में। अब हम लोग करेंगे ड्रामा कि चूंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, कहने का मतलब जो p बिंदु था ना वो बहुत दूर था। कहाँ है, बहुत दूर स्थित है। तो अगर r जो है वो बहुत ज्यादा दूर है तो a जो है वो नगण्य हो जाएगा, यानी a जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी a को हम 0 कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉन में, याद रखना ये स्टेप बाद में होगा, पहले मत कर देना, क्योंकि यहाँ तो ऊपर भी a है तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, और एक 0 लाल पेन से बोर्ड कॉपी चेक करने वाला दे देगा। इसलिए ये यहाँ पे करना है, पहले उस a को उड़ा दिया हमने, p बना दिया, उसके बाद में ये याद रखना है। तो नीचे वाला a 0 हो गया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। तो पीछे क्या बचा, 2krp अपॉन r माइनस a की जगह कितना रखना है हमको, 0। तो बताओ r माइनस 0 कितना हुआ, r ही तो हुआ, तो r ये रहा स्क्वायर इंटू r प्लस 0 r उसका स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये एक यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक r कट गया, देखो पीछे क्या बचा है भाई, 2kp अपॉन r स्क्वायर इंटू r हो गया r क्यूब। तो आंसर आ गया, बजाओ ताली, ये आया आंसर, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सदिश रूप में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, हाथों से लिख देंगे। तो सबको पता है E एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, 2k अपॉन r क्यूब सदिश नहीं है, और p भी सदिश है, ये मैं आपको पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो इसको मैंने ये सदिश रूप में ऐसे लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में, E पे वेक्टर, p पे वेक्टर। आई बात समझ में। यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, E समानुपाती 1/r क्यूब। क्या निकल रहा है, E समानुपाती 1/r क्यूब, यानी E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। तो अब बारी आती है ग्राफ बनाने की। ग्राफ वैसे के वैसे बनेंगे जैसे कल बनाए थे। एक ग्राफ तो बन जाएगा, संडे को मैं आपकी ग्राफ की बेसिक क्लास ले लूंगा E व R में, यानी E एंड R में करो। सबको पता है व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैसा बनेगा, वक्र बनेगा, कर्व बनेगा। छाप लो इसको, कैसा बनेगा, वक्र बनेगा, कर्व बनेगा, OXY, यहाँ R, यहाँ E, और ये वक्र बन जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। ऊपर जो वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। दूसरा जो ग्राफ बनेगा हमारा, दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, वो बनेगा E व 1/r क्यूब में, कल ही के जैसा। तो वो बन जाएगा सरल रेखा ग्राफ। किस में बन जाएगा, E एंड 1/r क्यूब में। कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सरल रेखा ग्राफ। और अब केस करना है, इसके 2 केस कर देते हैं। OXY, यहाँ 1/r क्यूब, यहाँ E, और दोनों समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ लिखा जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। क्या लिखा जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। और इस आंसर से 2 केस। केस नंबर 1, समझ नहीं आ रहा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि वकील बन रहे हैं क्या भाई, केस, रोज केस। इसलिए आपको केस से नहीं डरना है, कभी भी जिंदगी में कोई केस वेस हो जाए डरना नहीं। ऐसे रोज के 2-4 केस आपके फिजिक्स वाले सर यूं करवा देते हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहां पे होगा भाई, निर्वात में, इन वैक्यूम। तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सदाबहार, वही वाला, रोज वाला।
तो ई निर्वात हो जाएगा हमारा, ई वैक्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 2p/r³ को पीछे पटको और इनटू में k का मान रखो 1/4πε0। अगर किसी बच्चे का मन करे इस 2 को 4 से काटने का तो अपने मन पे कंट्रोल रखना, मत काटना। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं काटना है उसको, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और दूसरा केस, केस नंबर 2, माध्यम में, इन मीडियम। बोलो रे पहलवान लोगों, k की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0ε r। तो ई वैक्यूम तो हो गया, ई माध्यम मीन्स ई मीडियम वो होगा 1/4πε0εr और 2p/r³ पीछे पड़ा है इनटू में। यहाँ पे भी 2 को 4 से नहीं काटना है, काट तो सकते हैं वैसे, कोई मना नहीं है, गलत नहीं है वो, लेकिन काय को फालतू लपड़ा लेना। ये आ गया हमारा आंसर, ई मीडियम अंदर लिख देते हैं उसको, वो नीचे कट गया। ये हो गया बच्चों पूरा, डायग्राम बन गया, डेरिवेशन हो गया, ग्राफ बन गए, केस हो गया। एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ, पूरा देख लो आप लोग इसको। ये रहा आपके सामने पूरा डेरिवेशन, छाप के रखना बच्चों, 4 नंबर के अंदर आएगा, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम में आएगा ये तो 4 नंबर के अंदर आएगा। ये देख लो आप लोग, 3 दिशाएं, 3 डायरेक्शन, और डायग्राम की लैंग्वेज जो मैंने बोली है वो लिखनी है। और अगर किसी को फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो 2 नंबर दिए गए हैं उन पे आप फोन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म भर सकते हैं। बस मेरी स्कूल का बच्चा नहीं होना चाहिए, मेरी स्कूल के अलावा कोई भी दूसरी स्कूल का, राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट हो तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आज 11th चैप्टर का वीडियो नहीं आएगा, आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना के जब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजेंगे सारे बच्चे, अब सुन लेना भाई, अगर किसी एक ने भी नहीं भेजा तो भी मैं आगे शुरू नहीं करूंगा उस चैप्टर को, तो फिर आपस में लड़ते रहना, फिर वो उसको कहेगा, चिल्लाना फिर। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, वी आर अ टीम, समझ गए ना? ओके, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।